नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज मैराथन बैठकें करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी और 1 बजे संबल योजना के तहत राशि का वे वितरण करेंगे। शाम 4 बजे एक बार फिर से कोरोना संकट की समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आज का उनका ये कार्यक्रम, लगातार बैठकें और उस पर मंथन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे संबल योजना के तहत राशि का वितरण, शाम 4 बजे कोरोना संकट की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों के साथ भी चर्चा करने वाले हैं। 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ वे चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और 1 बजे संबल योजना के तहत राशि का वितरण करने वाले हैं। शाम 4 बजे कोरोना संकट की भी समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो आज मैराथन बैठकें होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजाना की तरह आज भी समीक्षा भी करेंगे। कोरोना को लेकर जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कहां और चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन भी इस बीच चल रहा है और भोपाल, इंदौर समेत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चिन्हित किए गए हैं, जहां पूरी तरह से अभी भी लॉकडाउन है, क्योंकि वहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ कैसे मामलों को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सारे मसलों पर मुख्यमंत्री आज बात करने वाले हैं। कोरोना की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शरद, मुख्यमंत्री आज कई सारी समीक्षाएं करने वाले हैं। एक तरफ कोरोना की समीक्षा करेंगे, मंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और संबल योजना की राशि का वितरण करेंगे। लेकिन मंत्रियों के साथ जो मीटिंग होगी उसमें क्या कुछ चर्चा होनी है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। आज भी मुख्यमंत्री की कई अहम बैठकें हैं। दरअसल आज मंगलवार है और आम तौर पर जो बात कही गई थी कि हर मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक है वो होगी, वो अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा करेंगे। हालांकि इसको कैबिनेट कहना कहाँ तक सही है, क्योंकि जो न्यूनतम कोरम है कैबिनेट का वो अभी पूरा नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्री अपने जो 5 मंत्री हैं उनके साथ में बैठते हैं और ये निर्धारित किया गया था कि हर मंगलवार को ये बैठक होगी। तो ये एक अहम बैठक है जिसमें पहले वो अपने जो मंत्रिमंडल के 5 मंत्री हैं उनके साथ में चर्चा करेंगे और संभवतः इस चर्चा में अब तक की जो कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से उस पे और आने वाले दिनों की जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, इसको लेकर प्रमुख तौर पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उनका एक कार्यक्रम है जो संबल योजना है, जिसको दोबारा से शुरू किया गया है शिवराज सरकार आने के बाद में। उसके जो हितग्राही हैं उनको अनुग्रह राशि का जो वितरण है वो किया जाएगा। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री की जो बैठकें हैं और व्यवस्थाएं हैं वो दरअसल जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की हैं और फिर इसके बाद दोपहर बाद शाम 4 बजे जो नियमित तौर पर कोरोना की समीक्षा बैठक हो रही है, उस समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री लेंगे। इसमें अधिकारी शामिल होते हैं, प्रदेश भर के जो अधिकारी हैं सभी, और उसमें अब तक की जो स्थिति है कोरोना की उसको लेकर समीक्षा की जाती है और आने वाले दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर मंथन किया जाता है। जी शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की मैराथन बैठकें रोजाना की तरह आज भी रहने वाली हैं और जैसा कि शरद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मंगलवार दिन नियत किया गया है कि सभी मंत्री जो हैं वो उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। आज मंगलवार है तो आज सभी मंत्रियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निजी हेलीकॉप्टर सेवा चार्टर्ड एयरलाइन को भी इजाजत दे दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। इन सेवाओं के लिए एसओपी भी जारी किए गए हैं। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को यात्रा न करने की नसीहत दी गई है। 45 मिनट पहले एयरपोर्ट या हेलीपैड पहुंचना होगा। वेब चेक इन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जरूरी है। थर्मल स्क्रीनिंग, फेस मास्क पहनना जरूरी है। आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी है या सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। यात्रा के बाद विमान या हेलीकॉप्टर सैनिटाइज भी करना होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, निजी हेलीकॉप्टर्स सेवा और चार्टर्ड एयरलाइन को इजाजत दे दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
और इंदौर से एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के लिए 2 जून को ट्रेन रवाना की जाएगी। 1500 यात्री पश्चिम बंगाल जाएंगे। लॉकडाउन में पहली बार दूसरे राज्य के लिए इंदौर से ट्रेन चलेगी। विशेष ट्रेन के लिए सीएम ने ममता बनर्जी को खत लिखा था। ये बड़ी खबर कि 2 तारीख को पश्चिम बंगाल के लिए 2 जून को ट्रेन रवाना की जाएगी और 1500 यात्री इस ट्रेन में पश्चिम बंगाल इस ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। लॉकडाउन में पहली बार दूसरे राज्य के लिए इंदौर से ट्रेन चलेगी। विशेष ट्रेन के लिए सीएम ने ममता बनर्जी को खत भी लिखा था। आपको बता दें कि इस बीच लगातार गुहार भी उन लोगों के द्वारा लगाई गई जो पश्चिम बंगाल के कामगार मध्य प्रदेश में काम करते हैं, इंदौर में काम करते हैं। उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें उनके प्रदेश भेजा जाए। और इधर मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 7000 को भी पार कर गए हैं। इंदौर में अभी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लगातार इंदौर में 3000 के पार हो चुका है आंकड़ा, 3100 के पार हो चुका है। पॉजिटिव केस की संख्या अब तक 3700 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये कुल 7000 जो पॉजिटिव केस है, इनमें से 3700 ठीक हो चुके हैं। भोपाल में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए, तो इंदौर में इससे ज्यादा 3100 को भी ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। इंदौर में 3100 पार पॉजिटिव केस हो चुके हैं। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ। इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज हैं। भोपाल दूसरे पायदान पर है, दूसरे नंबर पर है। यहां पर भी 1000 के पार मरीज हो चुके हैं और सबसे ज्यादा चूंकि मामले इंदौर में हैं, यहां पर टेस्टिंग भी हो रही है। हालांकि ये कहा गया था कि एक खास मशीन जो अमेरिका से आनी है और जिसमें सैंपल लेते ही 1 से 1.5 घंटे में रिपोर्ट वो मशीन दे देती है और बहुत सारे सैंपल्स की जांच भी 1 दिन में हो सकती है। लेकिन अभी वो मशीन आई नहीं है इंदौर में। 20 तारीख को उसको मशीन को लग जाना चाहिए था, काम करना शुरू कर देना था, लेकिन अभी वो मशीन पहुंची नहीं है। केसेस की अगर जांच की बात की जाए, सैंपलिंग की बात की जाए, तो 700 सैंपलिंग हुई है और उसमें जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब 3100 से ज्यादा मामले इंदौर में हो चुके हैं पॉजिटिव केस के। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, 2 खबरें, एक तरफ केस लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ 2 जून को एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलने वाली है जो कि मजदूर कामगार जो पश्चिम बंगाल से आए हुए थे, अब उनको बंगाल भेजने के लिए ये तैयारी है। 1500 के करीब लोग जाएंगे मध्य प्रदेश। बिल्कुल, देखिए 2 जून को ट्रेन चलाई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने इसकी पहल की थी और ममता बनर्जी से बात की थी और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति के बाद अब 2 जून को ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें 1500 के करीब जो यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो उसमें जाएंगे। खासतौर से जो सराफा इलाका है उसमें सोने चांदी के जो आभूषण बनाने के काम में बहुत सारे बंगाल के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे काम भी है जिसमें बंगाल के लोग काम कर रहे थे। इनको अपने घरों को लौटना था और लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 2 जून को वो अपने घर वापसी उनकी हो पाएगी और अपने घर वो पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो 39 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए और ये राहत भरी खबर कही जाएगी, क्योंकि जहां 80 से 90 मरीज रोज मिल रहे थे उसमें 39 मरीज मिले हैं और 744 सैंपल की पिछले 24 घंटे में जांच की गई और ये जो आंकड़ा है 3103 पर पहुंच गया है। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो उसमें से आधे मरीज ठीक भी हो गए हैं। करीब 1400 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं और 1502 जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इंदौर के हालात धीरे धीरे सुधर जरूर रहे, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाजार खुलेंगे, अभी धीरे धीरे बाजार खोलने की इसका सिलसिला भी शुरू होगा, ऐसे में लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। हालांकि अभी तक राशन, सब्जी और फल भी लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और शाम 7 से सुबह 7 तक किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन दूसरी ओर प्रशासनिक हीला हवाली और प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई कि 20 तारीख को कहा गया था कि 20 मई को यहाँ पर ऐसी ऑटोमेटिक मशीन लगा दी जाएगी जिससे 1 घंटे में कोरोना के सैंपल की जांच होकर रिजल्ट आ जाएगा। वो मशीन अभी तक अमेरिका से यहाँ नहीं पहुंची है, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। यहाँ के जिला प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। अगर ऐसी मशीन आ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा संक्रमण का पता लग पाएगा और मरीजों भी जैसे कि मरीजों का इलाज भी हो पाएगा और जो कोरोना
जो संख्या है, जो सैंपलिंग भी लगातार बढ़ाने बढ़ती की जा रही है। जरूरत है। 700 कुछ सैंपलिंग आई है और उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है। सैंपलिंग बीच में बढ़ाकर की जा रही थी, तो सैंपलिंग भी बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में सोमवार को 40 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही अब एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़कर 221 पर पहुंच चुकी है। नए केस की बात की जाए तो मुंगेली के 30 नए मामले सामने आए और इसके अलावा कांकेर में भी 3, धमतरी में 2, कोरिया, रायपुर, बलरामपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में एक एक मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से 72 मरीज अब स्वस्थ भी हो चुके हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों को सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। बाहर से आए जो मजदूर हैं उनको सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। अकुशल मजदूरों को सड़क भवन निर्माण कार्यों में लगाया जाएगा। मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए मजदूर संपर्क कर सकते हैं। कार्यपालन अभियंता से श्रमिक संपर्क कर सकेंगे। और सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे अब तक, अब वो अपने प्रदेश आए हैं, तो अब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि उनको रोजगार मिले। तो सरकार ने यह तय किया है कि इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बाहर से आए मजदूरों को सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी। अकुशल मजदूरों को सड़क भवन निर्माण कार्यों में लगाया जाएगा। मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए मजदूर कार्यपालन अभियंता से संपर्क कर सकेंगे। और चलिए ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुकी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ममता, सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का सबब यही था कि जो मजदूर दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे हैं वहां वो अपना काम धंधा छोड़कर आ रहे हैं और ऐसे में अपने प्रदेश लौटने पर उनको रोजगार की सख्त दरकार थी। सरकार ने उनके लिए सोचा है। बिल्कुल, देखिए राज्य से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हुए थे और अब जब वो लौटे हैं, चूंकि कोरोना के चलते जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसके बाद में वो वापस लौटे हैं, तो सवाल इस बात को लेकर था कि वो मजदूर करेंगे क्या, क्योंकि रोजी रोटी की भी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में अब ये प्लानिंग की जा रही है कि इन मजदूरों को राज्य के भीतर ही रोजगार मुहैया कराया जाए और इसके लिए जो अकुशल मजदूर हैं उनको लोक निर्माण विभाग के जितने भी जो निर्माण कार्य है उसमें शामिल किया जाएगा और जो कुशल मजदूर हैं जो अनुबंधित कार्य हैं लोक निर्माण विभाग के उसमें शामिल किया जाएगा। और इसके लिए वो जो मुख्य अभियंता है उससे मोबाइल या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर लेकिन अभी प्लानिंग तैयार की जा रही है। लेकिन एक बड़ी राहत की बात मानी जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो स्थिति हुई है कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ठीक है कोरोना के पेशेंट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी जो चीजें हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो धीरे धीरे जिस तरह से काम बढ़ता जाएगा, जो सरकारी काम बढ़ते जाएंगे और निर्माण कार्य वगैरह जब शुरू होंगे तो उसके बाद में इन मजदूरों को वहां पर काम दिया जाएगा। इससे दो तरह की चीजें होगी, राज्य को अपने ही मजदूर मिल जाएंगे, अपने ही लोग मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी की समस्या भी हल होगी। जी बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, रायपुर से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए 53 ट्रेन की व्यवस्था की गई। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर 53 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। 53 ट्रेन से छत्तीसगढ़ के मजदूर अपने घर वापस आ सकेंगे। 32 ट्रेनों के लिए रेल मंडलों को 2.91 करोड़ रुपए दिए गए। सभी स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे एक बार फिर से इसी खबर पर बात कर लेते हैं। तो ममता, ये एक बात और कि मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था और दूसरी तरफ मजदूर वापस प्रदेश में आ सकें, उनके लिए बाकायदा सरकार चिंतित है और ट्रेनों को भी चला रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर फिर से ट्रेनें चल रही हैं। देखिए बड़ी संख्या में मजदूर बाहर है और उनको उनके आने को लेकर जिस तरह से इस बात को लेकर चिंता थी कि वो कैसे आएंगे, तो श्रमिक ट्रेन तो आ ही रही है। लेकिन उसके बाद लगातार इस बात को लेकर भी
चिंता व्यक्त की जा रही थी कि जिस तरह से मजदूरों की संख्या है और चूंकि कोरोना के संक्रमण से बचना है तो ऐसे में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा सके। कम ट्रेनों में जो है कम संख्या में मजदूर आएंगे तो उसके बाद में दिक्कतें काफी कम होंगी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं उनमें से कई जो है वो कोरोना मतलब उसमें से कुछ लगातार जो जांच होती जा रही थी उसमें कुछ जो श्रमिक है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। तो ऐसे में इसको एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इससे मजदूर जो है वो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो क्या हो सकता है इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में ये जरूरी है कि श्रमिक जो जहां पर पहुंचना चाहता है उसको वहां पर पहुंचा दिया जाए और वो थोड़े से व्यवस्थित भी हो जाए। उसके पहले उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, तो क्वारंटाइन करने के लेकर भी लगातार राज्य सरकार बिल्कुल सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को लिया जाए, क्योंकि क्वारंटीन करना है, मॉनसून आने वाला है और उसके पहले वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। सरकार की तरफ से इन तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और प्लानिंग भी की जा रही है, उसे अमल में भी लाया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में कल से चुनिंदा बाजार खोले जा सकते हैं, ये बड़ी खबर। भोपाल को 3 क्लस्टर में बांटने का प्रस्ताव रखा गया है और हर क्लस्टर की दुकानें 2 दिन खुलेंगी। लेफ्ट राइट और ऑड इवन फॉर्मूला इस पर लागू किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया। आज प्रस्ताव पर आखिरी फैसला लिया जाना है। हफ्ते में 1 दिन पूरा लॉकडाउन भी रहेगा। तो अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुराग, ये बड़ी खबर और भोपाल के लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कब बाजार खुले, तो शायद उनके लिए राहत देने वाली खबर हो सकती है कि इस प्रस्ताव पर विचार शुरू हो चुका है। अनुराग, आपको आवाज मिल पा रही है? आपको बता दें, इस बीच अनुराग से संपर्क करेंगे, लेकिन भोपाल से ये बड़ी खबर है कि एक प्रस्ताव लाया गया है कि राजधानी में कल से चुनिंदा बाजार खोले जा सकते हैं और बाजारों को भी 3 क्लस्टर में बांटने का प्रस्ताव रख दिया गया है। हर क्लस्टर की दुकानें 2 दिन खुलेंगी। लेफ्ट राइट और जीवन का फॉर्मूला लागू होगा और प्रस्ताव पर जो तैयार किया गया उस पर आज आखिरी फैसला होगा। अनुराग हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुराग, भोपाल के लोगों के लिए कह सकते हैं कि जिनको इंतजार था कि कब बाजार खुलेंगे, तो ये अच्छा फैसला हो सकता है, प्रस्ताव पर आखिरी फैसला होना आज। तो जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और आज प्रस्ताव पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। अनुराग से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर खबर भोपाल से कि ब्रिटिश नागरिक सोहेल को जेल भेजने के मामले में सियासत शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने विवेक तनखा के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध दिया है और बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल की तरफ से बयान आया कि कोरोना के बीच कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। विवेक तनखा को भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो जमाती खुलेआम घूमते, यहां भी गैस त्रासदी जैसा मंजर हो जाता। ये बात कही गई रजनीश अग्रवाल। लगता है भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। ये अपने दाव पेंच लगातार राजनीतिक तौर पर और न्याय व्यवस्था का घालमेल करते रहे हैं अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। ये वही कांग्रेस है जो लगातार तुष्टीकरण की नीति इस कोरोना वायरस के संकट में, कोविड-19 के संकट में करती आ रही है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार होती तो निसंदेह रूप से मरकजियों के जमाती जो हैं वो आजाद घूम रहे होते और मंजर भोपाल गैस कांड जैसा मध्य प्रदेश का होता, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति इनकी प्रवृत्ति है और इसी का परिणाम घातक तौर पर समाज उद्देश्य को होता रहा है। इसका एक उदाहरण फिर तनखा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बैठक हुई है और कल देर शाम ये अहम बैठक हुई है। मातोश्री पर यह बैठक हुई और बड़े लंबे वक्त के बाद शरद पवार मातोश्री पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो ये मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच ये काफ़ी अहम बैठक कल देर शाम ये अहम बैठक हुई है। मातोश्री पर ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जो हालात हैं, बीजेपी
राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, क्योंकि वहां पर हालात इतने बुरे हैं। बीजेपी का कहना है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इस बीच एक बड़ी बैठक, मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी बैठक हुई उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मातोश्री पर। कल देर शाम ये बैठक हुई है और बहुत लंबे वक्त के बाद मातोश्री शरद पवार पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि सरकार बहुमत में है, सरकार पूरी तरह से सुदृढ़ है, ये भी दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में जो हालात हैं कोरोना को लेकर, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच ये कल देर शाम अहम बैठक हुई। मातोश्री पर यह बैठक हुई और बहुत लंबे वक्त के बाद शरद पवार मातोश्री गए थे इस बैठक में शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं और सबसे अगर ज्यादा देखें तो सबसे ज्यादा मामले मुंबई से ही सामने आए हैं, महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। सबसे ज्यादा लोगों की मौतें भी वहां पर हुई हैं और ऐसे में वहां जो विपक्ष बीजेपी है वो हमलावर है सरकार पर। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। मामूली विवाद में यह जानलेवा हमला हुआ है। 2 आरोपियों ने चाकू से हमला किया है। रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं राजधानी रायपुर में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कई दिनों से इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है। मोटर खराब होने से पानी की समस्या है। हाउसिंग बोर्ड के रवैये को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।